आप देख रहे हैं संसद टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। स्वागत है आपका आज की खबर में। बताएंगे आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरण में चुनाव प्रचार, प्रधानमंत्री की चंबा और सुजानपुर में जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की शिमला में रैली। देश के 50वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस DY चंद्रचूड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई शपथ। 10 नवंबर 2024 तक 2 साल का होगा कार्यकाल। सूचना के अधिकार का मकसद लोगों को सशक्त बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करना। केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक सम्मेलन में बोले लोकसभा अध्यक्ष। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अहम कानून। नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ। लंदन की अदालत ने खारिज की भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की अपील। भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश। और T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल कल। टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीमें होंगी आमने सामने। विजेता टीम की फाइनल में पाकिस्तान से टक्कर। तो ये थी सुर्खियां और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने काफिले को रोका। यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने ऐसा किया हो। पिछले महीने गुजरात में भी ऐसा ही देखने को मिला था। चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू हो गई है। ये इस महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगी। SBI की 29 अधिकृत शाखाओं को इन्हें जारी करने और भुगतान के लिए अधिकृत किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पुणे में राष्ट्रीय स्तर पर स्पेशल समरी रिवीजन अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर कोई वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो उसके लिए वोटर लिस्ट में शामिल होने का ये मौका है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चौल पुनर्विकास परियोजना से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को जमानत दे दी है। इसके बाद उन्हें ऑर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पश्चिमी नेपाल में देर रात आए 6.6 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से हिमालयी क्षेत्र दहल उठा, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। भूकंप के झटके भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए। कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से चीन का प्रमुख आर्थिक शहर ग्वांगझोउ बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई हैं। भारतवंशी अरुणा मिलर अमेरिका की राजधानी से सटे मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता बन गई हैं। अमेरिकी सरकार ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के हथियारों से जुड़े नियमों और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर उत्तर कोरिया और म्यांमार के विमानन और रक्षा क्षेत्रों पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। भारत में 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी, जबकि 2 साल पहले जरूरी फीस जमा नहीं करने की वजह से भारत से पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई थी। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और OP माथुर बीजेपी कार्यालय पहुंचे।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन वाले स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस को अस्थिरता, भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांगड़ा जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उस पर केंद्र की सत्ता में रहने के दौरान राज्य के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि राज्य में सरकार बनाती है तो केवल विकास को बाधित ही करेगी। कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार, घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी है। साथियों, भाजपा ने राजनीति में विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुजानपुर में भी एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सेना प्रमुख का अपमान करने और सैनिकों की तुलना गुंडों से करने का आरोप लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी के लिए देश और जवानों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार तय है। पहाड़ी राज्यों में जो कनेक्टिविटी होती है, रोड, रेल, रोपवे, इन सब चीजों में हिमाचल प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ सकता है और हम उसी तरफ पिछले 5 साल में लगातार ले जा रहे हैं और आने वाले 5 सालों में ये चीजें हम सिद्ध कर करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत सभी वादों को पूरा किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिमला के बनूटी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी की तरह ऐसे वादे नहीं करती जिन्हें पूरा नहीं किया जा सके। आज हिमाचल प्रदेश में 63,000 सरकारी पद खाली हैं और केंद्र सरकार के स्तर पर 14 लाख पद खाली हैं, लेकिन इन्हें भरा नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही कांग्रेस सभी वादों को पूरा करेगी। अरे आप सामान्य जनता को नौकरी नहीं दिला सकते। सरकार में जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी 65,000 नौकरियां खाली है। अरे यहाँ 40-50 रुपए में जो फल ले जाकर 200 रुपए में बाहर बेचते हैं, उनको मोदी सरकार सपोर्ट करती है। और आइए अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है और इसी बीच आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में जनसंपर्क के दौरान लोगों का अभिवादन किया। शिमला के बनूटी में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, झारखंड में लागू है और अब हमारा चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, गायक अनमोल गगन मान और क्रिकेटर हरभजन सिंह सहित 20 लोगों के नाम आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में दिए हैं। और आइए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पवन कुमार शर्मा का, जो कि शिमला से सीधे मेरे साथ जुड़े हैं। पवन, आप शिमला में हैं, थोड़ी जो मौसम में सर्दी होगी या मुझे लगता है चुनावी माहौल की वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म फिजा वहाँ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव प्रचार है। किस तरह की फिजा, किस तरह का माहौल, किस तरह के चुनावी वादे? जी
अमृता, जहाँ की आपने सियासी पारे की बात करी तो वो तो बढ़ा हुआ है। हालांकि जो बाहर का टेम्परेचर है यहाँ पे, वो शिमला में बहुत ठंड है, वो लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पार्टियों की बात है तो 10 तारीख यानी कि कल 5 बजे चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा और 12 तारीख को मतदान होगा। आज प्रधानमंत्री खुद हिमाचल प्रदेश में थे और जैसा आपने बताया कि 2 रैलियां हुई हैं। एक शाहपुर सीट है कांगड़ा में, वहां पे उन्होंने संबोधन किया और उन्होंने कहा कि लोगों से कहा कि मेरा आखिरी भाषण है, इस चुनावी भाषण है और आप दोबारा बीजेपी को जो है वो मिशन रिपीट के लिए उन्होंने अपील की लोगों से। और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जब होगी, प्रदेश में भी सरकार होगी और केंद्र में भी जब सरकार होगी, एक ही पार्टी की सरकार होगी तो विकास को गति मिलेगी। यही बात उन्होंने सुजानपुर में भी कही जी। तो जाहिर तौर पे वो पहले भी बहुत रैलियां कर चुके हैं, चंबा, मंडी, कुल्लू, सब जगह वो रैलियां कर चुके हैं, चुनाव की घोषणा से पहले भी और चुनाव की घोषणा के बाद भी। साथ ही पूरा अमला जो बीजेपी का है वो भी उतरा हुआ है। तो बीजेपी के सामने चुनौती मिशन रिपीट की है हिमाचल प्रदेश में, जैसा यूपी में हुआ, जैसा उत्तराखंड में हुआ। तो बीजेपी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में भी वो रिवाज बदलेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। जहां तक विपक्षी दल की बात है कांग्रेस की, तो आज कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो पहली बार आए। शिमला ग्रामीण की जगह है बनूटी, वहां पे उन्होंने कहा और कि जो ओपीएस यहाँ का बड़ा मुद्दा बन रहा है अमृता, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं वो बड़े मुखर हैं और ये बड़ा मुद्दा बन गया है हिमाचल चुनाव में। साथ ही बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि प्रदेश में लगभग 12 लाख बेरोजगार युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक जो क्षेत्र है वो कम है, सिर्फ बत्ती रोटी वाला है, तो उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है क्योंकि वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो रोजगार हिमाचल में उनको मिले, ये भी बड़ा मुद्दा है। तो इसके और ये बड़ी बात भी है कि जो बेरोजगारी दर है हिमाचल प्रदेश में वो 10.3 है, जो और औसत जो राष्ट्रीय औसत है वो उससे कम है, 1.3 राष्ट्रीय औसत कम है। यानी हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी ज्यादा है, ये बड़ा मुद्दा है। साथ ही महंगाई, महिलाओं के मुद्दे, ये सारे विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़ा मतदान करने वाले हैं हिमाचल की जनता और कट टू कट मुकाबला होने वाला है इस बार, क्योंकि एक की तरफ रुझान ऐसा नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पे। जी, यानी कि चुनावी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन जो मुद्दे आपने जनता के बताए वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मुखर हैं और इस बार जनता बहुत सोच समझकर जो है वो अपना वोट डालेगी। अब देखना होगा चुनावी फिजा किस करवट बैठती है। शुक्रिया पवन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। सरकार ने आज सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के लिए संशोधित अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत अब भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनल को अपलिंक कर सकते हैं। भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। नए दिशा निर्देशों के तहत टेलीविजन चैनल के लिए हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित से जुड़ी सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य है। सरकार के मुताबिक इस नियम से सैटेलाइट चैनल्स को काफी राहत मिलेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार एक से अधिक टेलीपोर्ट या उपग्रह की सुविधाओं का उपयोग कर किसी चैनल को अपलिंक किया जा सकता है। कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। केवल सीधे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए पूर्व पंजीकरण आवश्यक होगा। और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आजादी से अब तक देश में शांति बनाए रखने में बिना किसी यश के गुमनाम तरीके से आईबी ने बेहद अहम योगदान दिया। बैठक में काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद से खतरे, साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दे, सीमा से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा राष्ट्र की अखंडता और स्थिरता को लेकर सीमा पार से विरोधी तत्वों के खतरों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के साथ साथ इसके सपोर्ट सिस्टम के साथ भी है। जब तक हम इन दोनों के खिलाफ सख्ती से नहीं लड़ेंगे तब तक आतंकवाद पर जीत हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स न सिर्फ देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करता है, बल्कि इससे कमाया गया पैसा देश की आंतरिक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों की आतंकवाद रोधी और ड्रग्स रोधी एजेंसियों के बीच संपर्क बढ़ाने और सूचना साझा करने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है।
गृहमंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद पर काबू पाने के लिए उसके फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। हमें देश की कोस्टल सिक्योरिटी को भी अभेद्य बनाना होगा। इसके लिए सबसे छोटे और सबसे आइसोलेटेड पोर्ट पर भी हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, पारदर्शिता लाना, व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और सही अर्थों में लोकतंत्र को देश के लोगों के हाथों में सौंपना है। ओम बिरला ने आजादी का अमृत महोत्सव सूचना के अधिकार के जरिए नागरिक केंद्रित शासन विषय पर आयोजित केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आरटीआई के प्रभावी उपयोग से विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में मदद मिलेगी, जिसकी संकल्पना प्रधानमंत्री ने की है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुदृढ़ सूचना प्रणाली जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था का आधार है। जानकारी और जागरूकता से नागरिकता का सशक्तिकरण होता है और लोकतंत्र समृद्ध होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का अगर प्रभावी तरीके से उपयोग करें तो हम एक पारदर्शी शासन का जो लक्ष्य सरकार का है, जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है, माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनने के लिए हर व्यक्ति की लोकतंत्र के अंदर सक्रिय भागीदारी हो, जन भागीदारी हो। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में आज पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में उन्होंने ईश्वर के नाम पर अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण की। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। शपथ समारोह में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू शपथ समारोह में शामिल हुए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित भी समारोह में मौजूद थे। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ अयोध्या विवाद, निजता का अधिकार जैसे अहम मुकदमों में फैसला देने वाली अहम पीठ का हिस्सा रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के लोगों की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद सीजेआई सुप्रीम कोर्ट परिसर में पहुंचे और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भरोसा रखें, मैं देश के सभी नागरिकों के लिए काम करूंगा, चाहे प्रौद्योगिकी हो या रजिस्ट्री हो या न्यायिक सुधार हो, मैं हर मामले में नागरिकों का ध्यान रखूंगा। सीजेआई ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करना बहुत बड़ा अवसर है और जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि नफरती भाषण मामले में दोषी पाए गए विधायक आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करें। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सत्र अदालत को दोष सिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अपील पर कल ही सुनवाई करने और फैसला सुनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। नफरती भाषण मामले में रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान को 27 अक्टूबर को दोषी ठहराया और 3 साल जेल की सजा मुकर्रर की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को आजम खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी। और वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं जाइए मत, देखते रहिए संसद टीवी और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों से जुड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बने रहिए हमारे साथ।
an initiative by Sunset TV to bring you common words related to the Constitution and legislatures in languages included in the 8th schedule of the Constitution. Today's word is Constitution. अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदी में संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को संस्कृत भाषा में संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अरसियल सट्टा। कॉन्स्टिट्यूशन को असमीज में संविधान बोलते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह प्रकृति और आध्यात्मिकता से जुड़ा राज्य है। इस राज्य के लोग राष्ट्र निर्माण में कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ प्रयासरत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 63वें दिन की शुरुआत महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले के बिलोली से की। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी कुछ जगहों पर रुके और स्थानीय लोगों से बातचीत की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि तैयारियों की वजह से साइक्लोन से कम नुकसान हुआ। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक सूर्यवंशी सूरज ने ओडिशा विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में अध्यक्ष बीके अरुखा ने शपथ दिलाई। चेन्नई हावड़ा मुख्य लाइन पर राजा महेंद्रवरम शहर में एक मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरे जाने के बाद रेल यातायात प्रभावित रहा। विजयवाड़ा विशाखापट्टनम खंड पर 9 महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द किया गया। जम्मू कश्मीर में तीसरे दिन भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। पुंछ में मुगल रोड इलाके में भारी बर्फबारी हुई। और दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के बाद प्राथमिक विद्यालय आज से फिर से खुल गए। सभी कक्षाओं में सामान्य गतिविधियां बहाल की गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप की चौथी स्टेज को हटाने के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से दिल्ली सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में छुट्टी रखने की घोषणा की थी। और इसी बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। लंदन की अदालत ने पीएनबी कर्ज घोटाले के मामले में करीब $2 अरब की धोखाधड़ी करके हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने फैसला सुनाया। उन्होंने इस साल की शुरुआत में नीरव की अपील पर सुनवाई की और अध्यक्षता की थी। दक्षिण पूर्व लंदन की वेंट्सवर्थ जेल में बंद 51 वर्षीय नीरव को फरवरी में जिला न्यायाधीश सैम गुजी की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की प्रत्यर्पण के पक्ष में की गई व्यवस्था के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई की अनुमति के 2 आधार पर दी गई। और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे विश्व कप T20 का दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। टीम इंडिया ने ग्रुप 2 पॉइंट टेबल में सबसे ज्यादा अंकों के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में भारतीय टीम कल पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। भारत का मुकाबला ग्रुप 1 की रनर अप टीम इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल क्रिकेट ग्राउंड में होगा।
रविवार को होने वाले फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। गेंदबाजों की बेहतरीन प्रदर्शन के बाद फॉर्म में लौटे कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अर्धशतकों के दम पर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर T20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। उम्दा प्रदर्शन करने वाली न्यूजीलैंड टीम का विश्व कप जीतने का सपना एक बार फिर से टूट गया। जीत के लिए 153 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर 5 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। ग्रुप चरण में औसत प्रदर्शन के बाद किस्मत के सहारे सेमीफाइनल तक पहुंची पाकिस्तानी टीम के तेवर आज बिल्कुल बदले नजर आए। उसके गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन किया। कप्तान बाबर और सलामी बल्लेबाज रिजवान ने पहले विकेट लिए। 76 गेंद में 105 रन जोड़कर पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई। खराब फॉर्म के कारण आलोचना झेल रहे बाबर ने 42 गेंद में 7 चौकों की मदद से 53 रन बनाए, जबकि रिजवान ने 43 गेंद में 5 चौकों के दम पर 57 रन बनाए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं थाईलैंड के प्रकाश उत्सव की शानदार तस्वीरों के साथ। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत। नमस्कार।